में हम उत्तक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले और स्टार्ट करते अति लघु उत्तरीय प्रश्न के पहले क्वेश्चन से कि एक पादप उत्तक के नाम बताए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थायी उत्तक। फिर है जड़ के शीर्ष पर कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो आप देख लो शीर्ष पर शीर्षस्थ उत्तक पाया जाता है। फिर है कि सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। तो मृदु उत्तक तथा दृढ़ उत्तक जो है वो सरल उत्तक के दो उदाहरण है। फिर है कि किस उत्तक की कोशिकीय सदा विभाजित होती रहती है? तो आप देख लो कि विभाजित सदा कौन होती है? तो विभोजितकी उत्तक जो है वो सदा विभाजित होती रहती है। फिर है कि विभोजितकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो इसको स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसका आधार क्या है? स्थान है। फिर किसी सरल उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान होता है। किस सरल उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान होता है? तो आप देख लो जो मृदु उत्तक होता है ना उसमें अंतर कोशिकीय स्थान होता है। दो उत्तक के नाम बताए जो पौधे को आंतरिक सहायता देते हैं। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जाइलम तथा फ्लोएम जो होता है वो पौधे को यांत्रिक सहायता देता है। वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं? तो आप देख लो वैसे मृदु उत्तक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन काइमा कहते हैं। ये साथ में होगा क्लोरेन काइमा। फिर है कि किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती है? जो स्थूल उत्तक होते हैं ना, स्थूल उत्तक जो होते हैं वो कोने पर अनियमित ढंग से मोटे होते हैं। मैंने ये जल्दी मैं ये करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन से मैं मुझे इसमें अगर मैं यहाँ समझाने लगूंगी, आपको पता है 58 क्वेश्चन अति लघु में फिर बाकी सब है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए चैप्टर की वीडियो है ही, तो आप वहाँ समझ लो। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो आप देख लो जो नारियल का रेशा होता है बहुत हार्ड होता है, आपने देखा है, तो वो दृढ़ उत्तक का बना होता है। फिर है कि 11 नंबर की मृदुत्तक कोशिकाओं की दो विशेषता लिखिए। तो पहला होता है ये जीवित होती है और दूसरा कि ये अनियमित आकार की होती है। फिर दो अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा सरल अस्थायी उत्तक, फिर है जटिल अस्थायी उत्तक। फिर है हमारा क्वेश्चन कि जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो आप देख लो जाइलम के निर्माण के लिए वाहिकाएं जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक के जाइलम का निर्माण होता है। यानी इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है जाइलम के निर्माण के लिए। ये हो गया था। फिर कि फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? तो आप देख लो जो फ्लोएम है वो चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तत्व तथा फ्लोएम मृदुतक तत्वों से फ्लोएम बनता है। किस उत्तक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थ का संवहन होता है? संवहन यानी जो खाने वाले पदार्थ, यानी जो खाना है वो एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? तो मैंने आपको बताया था फ्लोएम पहुंचाता है। और जो जाइलम है वो पानी को पहुंचाता है, जल का संवहन करता है ये। किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियम उत्तक के नाम लिखिए। तो आप देख लो स्तंभाकार तथा पक्षमल एपिथीलियम। फिर त्वचा की सतह पर किस प्रकार के एपिथीलियम उत्तक पाए जाते हैं? तो आप देख लो कि त्वचा की सतह पर सल्की एपिथीलियम पाया जाता है। कौन सा? तो सल्की। फिर है पक्षमाभी एपिथीलियम को सीलिया के होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो सीलिया में जो गति होती है इसे हम सीलियड़ी गति कहते हैं। ये भी इजी है, याद हो जाएगा। फिर 21 क्वेश्चन हम देखते हैं कि संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देख लो जो संयोजी उत्तक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक तथा तरल उत्तक। ठीक है, जैसे हमारा जो आरबीसी हो गया ये भी एक तरह का संयोजी उत्तक है। फिर है एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो फाइब्रोब्लास्ट और हिस्ट्रोसाइट्स। आप देख लो ब्लास्ट जो होगा वो आधा ब होगा, फाइब्रोब्लास्ट एंड हिस्ट्रोसाइट्स एरियोलर उत्तक। फिर है 23 में कि एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है? तो जो वसा की बूंदे हैं वो एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ है, वसा यानी फैट। फिर अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले उत्तक कहलाते हैं। तो इन्हें हम श्वेत तंतुमय उत्तक कहते हैं। आप देख लो हड्डी जो होती है वो वाइट होती है, सो इसे आप ऐसे याद रखो। ठीक है, तो श्वेत तंतुमय उत्तक। फिर अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा। तो अब देख लो अस्थि को मांस से जोड़ेगा वाइट वाला, और अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा तो ये पीला वाला होगा। ठीक है, पीला तंतुमय उत्तक हो जाएगा। फिर 2 मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक के नाम लिखे। तो उपास्थि तथा अस्थि, वो क्या है? 2 मुख्य कंकाल उत्तक के नाम है।
फिर 27 में है कि उपास्थि में मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो उपस्थिति में मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं कोड्रिड कहलाती हैं। दो प्रकार के तरल संयोजी उत्तक के नाम लिखे। तो आप देख लो, रक्त तथा प्लाज्मा जो है वो तरल संयोजी उत्तक है, मैंने अभी आपको बताया। फिर रक्त की प्लाज्मा में पाए जाने वाले किन्हीं 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन सी है। तो आप देख लो, जो आरबीसी है, डब्ल्यूसी है तथा प्लेटलेट्स है। डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये क्या है कि ये तीनों रुधिर कणिकाएं हैं। फिर शारीरिक अंगों की गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होती है। तो देखो, जो शारीरिक अंग में गति होती है ना, वो पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होती है या मस्कुलर टिश्यू के कारण होती है। अब हम 31 क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक से बना होता है। तो आप देख लो, जो मस्तिष्क में क्या होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है। आप टच करके देखो अपने मस्तिष्क को यानी स्कल को, तो ये हार्ड होता है, इसलिए ये कंकाल उत्तक का बना होता है। मैं ऐसे वर्ड बोलती हूँ ना ताकि आपको याद रहे, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। अब आप बुक पढ़ने नहीं लग जाना, बस याद रखो। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है। तो तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है, यानी नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, न्यूरॉन। ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में कार्य में दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है। तो आप देख लो कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए उत्तकों की व्यवस्था होती है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाएं क्या कहते हैं। तो आप देख लो, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। फिर तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होती। तो आप देख लो, तने की जो चौड़ाई में वृद्धि किससे होगी, तो प्रशस्त विभ्योजितकी उत्तक से होती है। ये बार बार चेंज हो जा रहा है, हो गया। 36 देखना था कि पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो आप देख लो कि पत्तियों के आधार पर या जो टहनी, हटाने नहीं बच्चा, टहनी होगा, कि पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को अंतः विभोजितकी उत्तक कहते हैं। अब देखो, आज का जो ये टाइपिंग है ना, ये एक्चुअली मैंने किया नहीं है, सो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक है, बट आपने देखा होगा और वीडियो में तो बिल्कुल ही नहीं रहता है। सो कोई बात नहीं, आप कर लोगे बुक से, मुझे पता है। सो आपको भी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं होगी, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। अस्थायी उत्तक का निर्माण किन उत्तकों के वृद्धि के फलस्वरूप होता है। ये 30 नंबर क्वेश्चन था, 37। और इसका आंसर हो जाएगा कि अस्थायी उत्तक का निर्माण विभ्योजितकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। फिर जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। तो आप देख लो, जो जलीय पौधे होते हैं उनमें मुख्यतः कॉर्क उत्तक पाया जाता है। फिर सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो आप देख लो, जो सरल अस्थायी उत्तक होता है ना, वो समरूप कोशिकाओं का बना होता है। एंड 40 नंबर क्वेश्चन इज कि किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सिकुड़ी, सुकड़ी नहीं होता है बेटा, सिकुड़ी होता है, सिकुड़ी होता है, तथा दोनों सिरों से नोकीली होती है। तो इसका हो जाएगा दृढ़ उत्तक जो होगा वो लंबी होती है, सिकुड़ी होती है तथा दोनों ओर से न्यूकीली होती है। ठीक है, चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती। तो आप देख लो कि शुष्क स्थान पर जो पौधे पाए जाते हैं ना, उसके एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर क्यूटिकल की एक परत होती है। किसकी, तो क्यूटिकल की एक परत होती है, एक लेयर होती है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि क्या कॉर्क कोशिकाओं के जीव द्रव्य पाया जाता है। तो नहीं, कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अगर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप वो करना। ये देखो, क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं यहाँ पे ज़्यादा बोल के क्या करूँगी, क्योंकि आपको बस लिखना है। वैसे भी ये शॉर्ट आंसर है, तो मैं यहाँ पे नहीं समझाती हूँ, बट जो चीज़ समझाने वाली या फिर जो समझाने वाला ही स्पेशली वीडियो होता है, तो वहाँ पे आपको पता है समझाने का तरीका मेरा, और आपको जल्दी समझ भी आता है। सो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक में कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, मिस ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो हमसे। चलो हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं। तो जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिका से बने उत्तक होते हैं ना, वो जटिल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। फिर जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर
किसका निर्माण करते हैं? तो ये संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। संवहन मतलब क्या होता है? एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह ले जाना। तो ये वही तो करते हैं, खाद्य पदार्थ का संवहन करते हैं, तो कभी जल का संवहन करते हैं। तो ये इनका कार्य हो गया। चलो बच्चा, अब हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि सहकोशिकीय चाली नलिकाओं के किस भाग में अवस्थित रहते हैं? तो आप देख लो, जो सहकोशिकीय चाली नलिका होती है ना, वो पार्श्व भाग में अवस्थित रहते हैं। फिर एक किस जंतु ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती है? तो ये जो सल्काई एपिथीलियम ऊतक होती है ना, वो कोशिकाओं के फर्श या दीवार पे लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, 46 आपका हो गया टोटल। अति लघु में 58 क्वेश्चन है, सो अब 10 लगभग बचा है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऊतक के मुक्ति सिरे पर रंसाकुश विद्यमान रहते? तो आप देख लो, जो स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक है, उसके मुक्त सिरे पर रंसाकुश विद्यमान रहते हैं। फिर छोटी आंत के भीतरी सतह का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो छोटी आंत की भीतरी सतह का निर्माण जो होता है, वो स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक से होता है। फिर एक घनाकार कोशिकाएं वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो जो घनाकार कोशिकाएं होती है, उन्हें हम ऊतक को संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक कहा जाता है। और फाइनली ये लास्ट पेज है आपके अति लघु का कि अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती है? तो आप देख लो, जो सीलिया ऊतक होता है, ठीक है, वो मदद करती है कि अंडवाहिनी में अंडाणु क्या है, एक ही दिशा में जाए। फिर एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण क्या होता है? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है। आप देखो, ये जो भी कोरोना वायरस का ये लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है, वैक्सीन लग रहा है, तो इसमें क्या है ना, ये एंटीबॉडी ही बनाता है। चलो, इसके बारे में मैं आपको बाद में वैसे बताऊंगी। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऊतक के तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो जो जालवत संयोजी ऊतक होता है, उनमें तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है। 53 है कि बाह्य कर्ण के किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो आप देख लो, बाह्य कर्ण मतलब पता है क्या होता है? जो हमारा कान है, आप देखो वो दो साइड में है, एक बाहर से जो दिखता है सो, और एक अंदर में जिसपे मास्क लगाते हैं, वो बाह्य कर्ण हो गया। तो इसमें जो होती है उपस्थित ऊतक, उसमें बाह्य कर्ण में मीन बच्चा होगा, यहाँ पे मैं नहीं होगा, ठीक है, मी होगा। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी देख के। तो बाह्य कर्ण में उपस्थित ऊतक पाया जाता है। अब आपको पेज दिख रहा होगा अच्छे से। फिर हेवरलिशियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हेवरसियन जो नलिकाएं होती है ना, वो मैमेलियन में पाई जाती है। मैमेलियन यानी स्तनपायी जीव, ठीक है, यानी वैसे जो भी जीव जो अपने बच्चों को जिनके पास दूध ग्रंथियां होती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, आप ऐसे ही समझ लो, तो उन्हें हम मैमेलियन में रखते हैं, मैमेलिया कहते हैं। फिर आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत होता है? तो जो आयतन के हिसाब से अगर हम देखें तो 55% यानी 55% क्या होता है कि प्लाज्मा होता है रुधिर में। फिर किस प्रकार की रुधिर कणिकाएं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो आप देख लो, जो आरबीसी होती है ना, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सो हम आरबीसी से डीएनए का जो है वो जांच नहीं कर सकते। इसके लिए हमें डब्ल्यूबीसी की आवश्यकता होती है। सो ये आप याद रखना। ये जो आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हो ना, कंपटीशन की, तो वहाँ पे भी ये सब क्वेश्चन लेता है। आप देखो कहाँ से लेगा, 9th 10th 11th 12th हो गया ना, फिर आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो अगर अच्छे से आपने पढ़ा हो तो। 57 की लाल रुधिर कणिका में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो आप देख लो कि ये जो रुधिर कणिका में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक जो होते हैं, उन्हें हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, आयरन की गोली दी जाती है, हीमोग्लोबिन की गोली दी जाती है। तो ये वही है जिसे हम HB से लिखते हैं। चलो, फिर एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? तो अब देख लो, ये सिनेप्स बनाती है, ठीक है। ये एक्सॉन और न्यूर, आपको पता होगा जो हमारा डीएनए है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, है ना। जैसे ड्राइंग में आप देखो, जैसे चुटकी छोटा भी हमारा देखा है, उसकी जो चोटियां होती है दो, वो इसी शेप में है ना, उसी टाइप का होता है हमारा डीएनए, ठीक है, दोनों साइड से। और ये यहाँ पे सिनेप्स होता है, एक को एक्सॉन, एक और एक को क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स बोला जाता है। तो ये डीएनए जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।